हेलो व्यूअर्स। आइए आज इंडियन पॉलिटिक्स की नेक्स्ट चैप्टर जो कि सिटीजनशिप यानी नागरिकता से संदर्भित है उसका हम लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, तो अभी इसे वन लाइनर के रूप में करेंगे, इसकी डिटेल्ड स्टडी आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। ठीक है, ये देखते हैं। अब देखिए, नागरिकता जो है ये जो है भारतीय संविधान में जो है दिया हुआ है आपका आर्टिकल 5 से 11 तक। ठीक है, अब देखिए, भारत में दो तरह के लोग रहते हैं, नागरिक और विदेशी। नागरिक यानी जो भारत के वासी हैं, और विदेशी जो कि किसी अन्य देश के वासी हैं और किसी काम से भारत आए हुए हैं या फिर घूमने। ठीक है, और नागरिक जो है इन्हें सभी नागरिक और सामाजिक अधिकार प्राप्त होते हैं, और विदेशी जो है इनको कुछ अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं होते हैं। तो विदेशी भी दो तरह के होते हैं, एक मित्र विदेशी और एक शत्रु विदेशी। जैसे किसी देश से हमारी दुश्मनी चल रही है तो उस देश के नागरिक जो है हमारे लिए शत्रु विदेशी हैं, और जिस देश से हमारा दोस्ताना संबंध है उस देश के नागरिक हमारे लिए मित्र विदेशी हैं। ठीक है, तो देखिए, संविधान में कुछ वैसे आर्टिकल और वैसे अधिकार जो कि सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं और विदेशी को नहीं है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये राइट टू इक्वलिटी के अंतर्गत आता है, यानी समानता का अधिकार। समानता का अधिकार आपका आर्टिकल यानी अनुच्छेद 14 से 18 तक। ठीक है, इसमें जो अधिकार जो सिर्फ भारतीय नागरिक को है तो वो है आपका अनुच्छेद 15। ठीक है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के खिलाफ अधिकार। ठीक है, और अनुच्छेद 16 लोक नियोजन में अवसर की समानता का अधिकार। ठीक है, तो देखिए, अनुच्छेद 19 जो है ये आपका है अभिव्यक्ति का अधिकार, ये राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन 19A। यानी अगर सिर्फ अनुच्छेद 19 की बात करें तो वह आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और उसके अंतर्गत किस चीज़ की स्वतंत्रता, तो वो उसका सब सेक्शन हो जाता है, लेकिन यहाँ है आर्टिकल 19, यानी कि पूरे आर्टिकल जो है सारे सब सेक्शन 6 सब सेक्शन है उसको इंक्लूड करते हुए ये जो है आपको विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता 19A, संघ बनाना 19B, सम्मेलन 19C, संचरण 19D, निवास और व्यवसाय चयन EF। ठीक है, इसका भी विदेशी को नहीं है। ठीक है, अब 29 और 30 सांस्कृतिक और जो है शैक्षणिक अधिकार, यानी अगर देखा जाए तो 15, 16, 19, 29 और 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिकों के हैं और विदेशियों को नहीं है। ठीक है, आइए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के चुनाव में मतदान का अधिकार ये सिर्फ नागरिकों को है, यानी कि सिर्फ नागरिक मतदान कर सकते हैं। ठीक है, संसद और राज्य विधायिका के सदस्य के रूप में चुने जाने का अधिकार ये भी सिर्फ भारतीय नागरिकों को है। राष्ट्रपति जैसे सार्वजनिक पद को धारण करने का अधिकार। ठीक है, आइए इसमें हम लोग देखते हैं। भारत में जन्म लेने से प्राकृतिक रूप से दोनों तरीके से नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य होता है, क्योंकि अमेरिका में केवल जन्म से अमेरिकी नागरिक ही वहाँ का राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग संवैधानिक प्रावधान। ठीक है, भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान दिया हुआ है। ठीक है, अब जो अस्थायी और विस्तृत बंद नहीं दिए गए हैं, इसमें सिर्फ संविधान लागू होने की तिथि इसमें नागरिकता प्राप्त लोगों की पहचान की गई है। ठीक है, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को ये लागू हुई थी। ठीक है, तो देखिए, संविधान संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह नागरिकता से जुड़े मामलों के लिए आवश्यक कानून का निर्माण करे। ठीक है, यानी कि संविधान के कहे अनुसार संसद जो है आपको नागरिकता से जुड़े मामले के लिए कानून का निर्माण कर सकती है। ठीक है, अब आइए आर्टिकल हम लोग पढ़ लेते हैं 5 से 11 तक डिटेल में कि किस चीज़ से संबंधित है, और ये उतना भी डिटेल में नहीं करेंगे जो टाइम टेकिंग हो, सिर्फ हम लोग वन डे एग्ज़ाम के पर्पज़ से करेंगे, जिसमें वन लाइनर पूछा जाता है आपका। ये जो है अब पिछले कुछ एग्ज़ाम से जो है 2-3 लाइन दिए हुए हैं, लेकिन वो सिंपल लाइन रहते हैं, तो उसको नज़र में रखते हुए हम लोग करेंगे। ठीक है, तो देखिए अनुच्छेद 5। ठीक है, यह संविधान लागू होने के समय प्राप्त नागरिकता से संबंधित है।
अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आने वाले को दी गई नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 7 पहले पाकिस्तान गए और बाद में भारत में पुनर्प्रवास करने वालों को दी गई नागरिकता से संबंधित है। अब देखिए अनुच्छेद 8 यानी आर्टिकल 8, आर्टिकल नंबर 8, ठीक है। ये आपका जो भारत के मूल निवासियों की नागरिकता से संबंधित है। अनुच्छेद 9 नागरिकता की समाप्ति से संबंधित है, ठीक है। अब देखिए ये बात करता है कि जो है किसी अन्य देश की नागरिकता की स्वैच्छिक स्वीकृति पर भारतीय नागरिकता का स्वतः समापन हो जाता है। यानी कि किसी अन्य देश की, अगर भारत का कोई नागरिक किसी अन्य देश की नागरिकता ले लेता है वो स्वेच्छा से, तो भारत की उसकी नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है, ठीक। नागरिकता की निरंतरता अनुच्छेद 10 इसकी बात करती है, यानी आर्टिकल 10 जब तक संसद इस संबंध में कोई कानून न बनाए तो सिटीजनशिप की कंटिन्यूटी बनी रहती है। अब देखिए आर्टिकल 11 नागरिकता के अधिकार को विनियमन संसद विधि द्वारा करेगी, ठीक है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन पावर देती है कि संसद जो है नागरिकता के अर्जन और समाप्ति और नागरिकता से जुड़े अन्य सभी मामलों के लिए कानून बना सकती है, ठीक है। अभी 2019 में जो है CAA से संबंधित जो विरोध हो रहा था इतने बड़े स्तर पर, तो ये देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 जो है सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसी में सुधार करके जो है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 लाया गया था। तो इसी के लिए जो है विरोध हो रहा था, इसके कुछ पॉइंट्स की वजह से। अब देखिए नागरिकता अधिनियम 1955 जो है ये संविधान लागू होने के बाद नागरिकता के अर्जन और समाप्ति से जुड़े वो बंद इसी में दिए गए हैं। तो नागरिकता अधिनियम या सिटीजनशिप एक्ट जो है वो कब आया था, तो 1955, ठीक है। CAA यही था, पहले आपका जो है CAB भी पढ़ा जाता था उसको, तो वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल इसलिए कि जब भी कोई जो है प्रपोजल होता है वो जब तक कानून नहीं बन जाता है तब तक वो बिल के रूप में रहता है। पहले वो संसद के जो 2 सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा, उसमें पहले लोकसभा या पहले राज्यसभा दोनों में से कोई एक, उसके बाद दूसरा सदन जब इसे पारित कर देता है तो ये राष्ट्रपति के पास जाता है। जब ये राष्ट्रपति इस पे सहमति दे देते हैं तो फिर ये बिल कानून बन जाता है, तो फिर वो एक्ट कहलाता है, ठीक है। एक्ट यानी कानून। तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जब राष्ट्रपति ने स्वीकृति दे दी तब बन गई, उससे पहले वो CAB था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नागरिकता का अर्जन, ये भारत का नागरिक कैसे बना जा सकता है। बाय बर्थ, जन्म से, जो व्यक्ति भारत में जन्मा हो, ठीक। 26 जनवरी 1950 यानी जो है नागरिकता कानून लागू होने के साथ, ठीक है, संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुई थी और 1 जुलाई 1987 के बीच से जो है जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता की राष्ट्रीयता से भिन्न भारत का नागरिक होगा, ठीक है। तो जो 1 जुलाई 1987 के बाद माता पिता से कोई एक अगर भारत का नागरिक है तो बच्चा भी भारत का नागरिक होगा, ठीक है। और देखिए 3 दिसंबर 2004 के बाद जन्मा व्यक्ति माता पिता दोनों भारत के नागरिक हो, या माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक हो और दूसरा अवैध प्रवासी ना हो, तो जो है वो जन्म बाय बर्थ जो है भारत का नागरिक माना जाएगा। तो देखिए भारत में कार्यरत विदेशी राजनयिक और शत्रु देश के नागरिक के बच्चे भारत की नागरिकता अर्जित नहीं कर सकते हैं। और ये जो आपका पहला पॉइंट है, ये 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच जन्मा व्यक्ति अपने माता पिता की राष्ट्रीयता से भिन्न, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 के बीच अगर किसी का जन्म इंडिया में होता है, ठीक है, तो अगर उसके माता पिता भारत के नागरिक नहीं भी होते हैं तो भी वो भारत का नागरिक बाय बर्थ माना जाएगा। उसी में जो है बाद में सुधार किया गया, ठीक, और उसके बाद दूसरा सुधार यहाँ किया गया, ठीक है, और उसे थोड़ा रिजिड बनाया गया। तो देखिए वंश के आधार पर, ठीक, एक व्यक्ति जो भारत के बाहर जन्मा हो, ठीक है, 26 जनवरी 1950 से 10 दिसंबर 1992 के बीच, और उसका पिता अगर भारत का नागरिक हो तो वो भारत का वंशज होगा, ठीक है। अब देखिए 10 दिसंबर 1992 के बाद उसके माता पिता में से कोई एक भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। तो इसे आप लोग जो है महिला सशक्तिकरण के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि पहले मदर की नेशनलिटी की कोई वैल्यू नहीं थी और बाद में महिला को सशक्त करते हुए उनको भी कंसीडर किया गया, ठीक है। अब आइए आगे देखते हैं। 3 दिसंबर 2004 के बाद जब तक कि उसके जन्म के 1 वर्ष के अंदर या इस अवधि की समाप्ति के बाद केंद्र सरकार की सहमति से भारतीय दूतावास में उसका पंजीकरण न कराया गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा देखते हैं, पंजीकरण के द्वारा, बाय रजिस्ट्रेशन। अब ये आपका जो है वंश के आधार पे, इसको इंग्लिश में कहते हैं बाय डिसेंट, ठीक। तो आइए देखते हैं पंजीकरण के द्वारा केंद्र सरकार किसी भी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी ना हो द्वारा किए गए आवेदन के आधार पर नागरिक के रूप में उसे पंजीकृत कर सकती है, लेकिन कब,
यदि वह कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करता हो और भारत के नागरिक के रूप में पंजीकृत होने से पहले निष्ठा की शपथ ले। ठीक है। अब देखिए देशीकरण द्वारा, तो केंद्र सरकार किसी विदेशी व्यक्ति जो अवैध प्रवासी ना हो, अवैध प्रवासी ना हो, ठीक है, ठीक है, उसके देशीकरण का प्रमाण पत्र जारी कर सकती है यदि वह कुछ निश्चित शर्तों को पूरा करता हो। ठीक है। तो भूमि विस्तार द्वारा आपका जो है, जब आपका यूनियन एंड टेरिटरी था चैप्टर, तो उसमें लिखा हुआ था कि भारत की टेरिटरी में अगर भूमि विस्तार से किसी क्षेत्र को शामिल किया जाता है तो जो है उसका जो नागरिक है वो भी भारत का नागरिक माना जाएगा। ठीक है। ठीक। और यूनियन एंड टेरिटरी जो थी आर्टिकल 124 इसमें दिया हुआ था कि भारत जो है एक्वायर कर सकता है किसी अन्य देश की टेरिटरी को भूमि विस्तार द्वारा। ठीक है। अब हम लोग अगर देखते हैं तो कि जो है नागरिकता का अर्जन कितने तरीक़ों से हो सकता है, 5 तरीक़ों से। ठीक है। और ये 5 तरीके आप लोग देख लें फिर से। जन्म से, बाय बर्थ, वंश के आधार पर, बाय डिसेंट, रजिस्ट्रेशन के द्वारा, देशीकरण द्वारा और भूमि विस्तार द्वारा। ठीक है। अब नागरिकता की समाप्ति, अर्जन है तो समाप्ति भी होगी, तो ये कितने तरीक़ों से हो सकती है, तो ये परित्याग द्वारा। ठीक है। पूर्ण आयु वयस्क यानी 18+। ठीक है। और क्षमता, स्वस्थ मानसिक स्थिति यानी मेंटली फिट वाला कोई भी नागरिक भारत की नागरिकता अपनी स्वेच्छा से परित्याग कर सकता है। ठीक है। ऐसे व्यक्ति के अवयस्क बच्चे भी नागरिकता, ऐसे व्यक्ति के अवयस्क बच्चों की नागरिकता भी इसके बाद समाप्त हो जाएगी। ठीक है। यानी माइनर जो होंगे उनके चाइल्ड यानी 18 से कम एज के। ठीक है। लेकिन 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 वो जो है आपका एडल्ट होने के बाद यानी 18+ होने के बाद जो है 18 साल की आयु एक्वायर करने के बाद जो है वह बच्चा पुनः भारत की नागरिकता हासिल कर सकता है। ठीक है। बर्खास्तगी द्वारा, ठीक, अगर कोई भारतीय नागरिक स्वेच्छा से होशोहवास में जानबूझकर बिना किसी प्रेशर के जो है सेम देश की नागरिकता स्वीकार करता है तो उसकी भारतीय नागरिकता ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। और तीसरा जो है वंचन से, केंद्र सरकार जो है अनिवार्य रूप से किसी भारतीय व्यक्ति की नागरिकता समाप्त कर सकता है यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो, भारतीय संविधान का अनादर किया गया हो और युद्ध काल में शत्रु देश के साथ गैरकानूनी रूप से संबंध स्थापित किया गया हो या सूचना का आदान प्रदान किया गया हो, तो इसे देशद्रोह के संदर्भ में भी देखेंगे। पंजीकरण या देशीकरण से हासिल नागरिकता के 5 वर्ष के भीतर किसी अन्य देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। ठीक है। अब 7 वर्ष से बाहर, 7 वर्ष से लगातार भारत से बाहर निवास कर रहा हो तो हम लोग देखेंगे नागरिकता की समाप्ति जो है 3 तरीक़ों से हो सकती है, परित्याग, बर्खास्तगी और वंचन से। ठीक है। आइए अब देखते हैं एकल नागरिकता। ये हम लोगों ने स्टार्ट में बात की है कि भारत के संविधान में एकल नागरिकता की जो है बात की गई है। वहीं अगर अमेरिका का संविधान हम लोग देखते हैं तो वहाँ दोहरी नागरिकता है, यानी केंद्र जो है यानी USA उसके नागरिक तो लोग हैं ही, उसके साथ साथ जो है स्टेट्स जो हैं उसकी नागरिकता भी जो है अलग रूप से दी गई है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में सिर्फ जो है कोई व्यक्ति भारत का ही नागरिक होता है। ठीक है। अब देखिए जबकि भारत में संघीय संविधान और दोहरी राज्य व्यवस्था को अपनाया गया है परंतु एकल नागरिकता की व्यवस्था है, अर्थात संघीय निष्ठा को व्यक्त करने वाली भारतीय नागरिकता। यहाँ अमेरिका और स्विट्जरलैंड की तरह राज्य के लिए अलग नागरिकता का प्रावधान नहीं है। अगर अमेरिका की बात करें तो वहाँ तो है ही दोहरी नागरिकता, और अमेरिका के साथ साथ स्विट्जरलैंड आपका जो कि यूरोप का एक देश है वहाँ भी जो है दोहरी नागरिकता है। ठीक है। अब देखिए भारत में जो है वो किसी भी राज्य में जन्म या निवास करते हो पूरे देश में एक समान नागरिक अधिकार प्राप्त है। ठीक है। और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता है। ठीक। हालांकि भेदभाव रहित नागरिकता का यह सामान्य नियम कुछ अपवादों के अधीन है। फिर बाद में देखिए नॉर्थ ईस्ट जो है, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए और SC ST एरिया के लिए जो है कुछ ऐसे प्रावधान किए गए हैं, नॉट SC बट ST एरिया के लिए, तो उसे भी हम लोग कंसिडर करेंगे। तो ये जो है कुछ सामान्य नियम जो अपवाद के अधीन है, उसका अगर किसी की बात करिए हम लोग किसी ने वीडियो में बहुत ही डिटेल से करेंगे। ठीक है। आइए देखिए भारत के संविधान में कनाडा के संविधान की तरह भाईचारा और लोगों के बीच एकता बनाए रखने के लिए एकीकृत भारतीय राष्ट्र का निर्माण करने के लिए एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। ठीक है। तो अगर देखा जाए कि एकल नागरिकता प्रावधान कहाँ से लिया गया भारतीय संविधान में, तो वो कनाडा से लिया गया है। ठीक है। ठीक। कनाडा को हम लोग जो है सेकंड पंजाब के रूप में भी जानते हैं। भारत के पंजाब उपरांत के जो है बहुत सारे लोग कनाडा में बसे हैं, बिजनेस चला रहे हैं और बहुत प्रोमिनेंट जो है सिटी में पोजीशन होल्ड करते हैं। ठीक है। अब देखिए नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 CAA 2019
जिसकी बात इस वीडियो में पहले भी की जा चुकी है। ठीक है, अब देखिए अवैध प्रवासी की परिभाषा। ठीक है, अवैध यानी ओ और वैध, ठीक है, इलीगल। ठीक है, आइए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं कि किसे जो है अवैध प्रवासी माना जाएगा। भारतीय संविधान के तहत यह अधिनियम जो है अवैध प्रवासी को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से रोकता है। ठीक, देखिए यह एक विदेशी को अवैध प्रवासी के रूप में परिभाषित करता है यदि जो वैध पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज के बिना भारत में प्रवेश करता है। ठीक है, और जो अनुमत समय से परे भारत में निवास करता है, यानी कि आपका जो समय उसके लिए दिया गया है आपका उसके यात्रा दस्तावेज में, उससे ज़्यादा टाइम तक अगर वो भारत में निवास करता है तो टाइम पूरा होने के बाद जो है वो जो भी मतलब मान के चलिए आपका जो है यात्रा दस्तावेज में किसी को 25 दिन तक जो है किसी काम से भारत में आने की परमिशन दी गई है। ठीक, ये 25 दिन पूरा होने के बाद जो है वो आपका जो है एक्सीड अगर कर जाता है, 25 दिन से ज़्यादा रहता है, तो ये 25 दिन के बाद जो है उसे आपका जो है अवैध प्रवासी माना जाएगा। ठीक है, तो ये आपका कोरोना के केस में भी हुआ था। यह कुछ आए थे भारत, कोई सा सम्मेलन था उसमें भाग लेने के लिए आए थे, फिर कोरोना का लॉकडाउन हो गया तो वो लोग यहीं रह गए थे, लेकिन जो है उनका वीज़ा में जो उनका दिया गया था टाइम पीरियड वो एक्सीड कर गया, तो उन्हें अवैध प्रवासी मान लिया गया था। ठीक है, आइए फिर आगे देखते हैं 31 दिसंबर 2014 या उससे पहले। ठीक है, ये डेट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, 31 दिसंबर 2014, यानी इसे याद रखें 2014 के लास्ट। ठीक, ठीक, इससे पहले अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक है, पड़ोसी राज्य अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये ध्यान रखेंगे, ये तीनों जो है मुस्लिम कंट्री हैं, मुस्लिम नेशंस, इस्लामिक नेशंस। ठीक है, अब देखिए अब है यहाँ जो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से भारत आए हुए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ठीक है, 6 रिलीजन, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियन। ठीक, तो विरोध यहाँ पे इसी बात का हो रहा था कि ये अगर आपने इन 6 रिलीजन को इंक्लूड किया है तो मुस्लिम को क्यों नहीं किया। तो इसमें से जो है कुछ अफवाह के साथ इसको जोड़कर जो है भारतीय मुस्लिम कम्युनिटी को भड़काया गया और उन्होंने जो है विरोध में जो है दिल्ली के शाहजहाँबाग जो उनको जो है ब्लॉक कर दिया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, आइए आगे देखते हैं। ये है इन 6 कम्युनिटी को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा और इन लोगों के समूह के लिए 11 वर्ष की अनिवार्यता को घटाकर 5 वर्ष कर दिया जाएगा नागरिकता से संबंधित। ठीक है, अवैध प्रवासी से संबंधित ये प्रावधान असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा के उन आदिवासी क्षेत्र में लागू नहीं होंगे जो संविधान की 5वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, आर्टिकल सॉरी शेड्यूल 5 जो है आपका। ठीक है, ये आपका असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा ये शेड्यूल ट्राइब एरिया की बात करता है। ठीक है, अब इसके अलावा जो है यह बंगाल पूर्वी सीमा नियमन 1873, बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन 1873 के तहत अधिसूचित अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड के अंदर इनर लाइन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा। ठीक है, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया ओसीआई के पंजीकरण को रद्द करना। ठीक है, इस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि केंद्र सरकार निम्नलिखित आधारों पर ओसीआई को रद्द कर सकती है। अब ओसीआई, पीओआई ये सब क्या है, ये सब भी जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। वो शॉर्ट वीडियो रहेगी जिसमें उन लोगों को जो है डिस्क्राइब किया जाएगा मैक्सिमम 7 से 8 मिनट की वीडियो में, जिससे आप लोग आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, अब देखिए कब रद्द कर सकती है, किन आधारों पर रद्द कर सकती है, तो वह आपको यदि ओसीआई ने फर्जी माध्यम से अपना पंजीकरण करवाया है। ठीक है, अगर रजिस्ट्रेशन जो है फर्जी माध्यम से कराया गया है, डॉक्यूमेंट्स गलत दिए हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। अब देखिए यदि ओसीआई 5 वर्ष के भीतर 2 वर्ष या अधिक के कारावास की सजा हुई ओसीआई को। ठीक है, अब देखिए भारत की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए ऐसा किया जाना अगर आवश्यक हो। ठीक, अब देखिए यदि ओसीआई ने इस अधिनियम या केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित किसी अन्य कानून के प्रावधानों का उल्लंघन किया हो। ठीक है, अब देखिए ओसीआई पंजीकरण रद्द करने का आदेश जो है ओसीआई कार्ड धारक को सुनवाई का मौका दिए बगैर पारित नहीं किया जाएगा, यानी कि जो है ओसीआई कार्ड होल्डर को जो है अपना जो है जस्टिफिकेशन का जो है मौका दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इस वीडियो के लास्ट तक पहुँचे हैं तो इसका मतलब आप लोगों ने वीडियो देखा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो या फिर कोई फॉल्ट इसमें नज़र आया हो तो कमेंट के माध्यम से जरूर सूचित करें, आगे आप लोगों के अकॉर्डिंग इसमें चेंज किया जाएगा।
और जहाँ भी कुछ लगे आप लोग श्योरली बताएं। इससे डिटेल में किया जाना चाहिए या कुछ और इंक्लूड किया जाना चाहिए या कुछ एक्सक्लूड किया जाना चाहिए, छोटी मोटी जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, उसे कृपया ज़रूर हमारी नज़र में लाएं और हमें ग्रो करने में हेल्प करें। थैंक यू।